फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं आपका पार्ट 2। यहाँ पर डिस्कस करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन की जो आपकी सीरीज चल रही है, उसमें 10 क्वेश्चन हम पहले इसके डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक नई चीज है, आपके एग्जाम पैटर्न में 70-30 का रेशियो रहता है ना। 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक से आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर हम 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 में हम 7 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट से और 3 आपके जीके, जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सबसे डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं, है ना, नॉन टेक के, उसमें भी पोर्शंस जो आते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो है आपके पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, या जो 3 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पर और जिनको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको प्रेफरेंस दिया है यहाँ पर। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया ओन इन पेरिस पैरा ओलंपिक। देखिए, ओलंपिक आपके 2 तरह के होंगे, है ना। एक जो नॉर्मल प्लेयर, मतलब कि जो दिव्यांग नहीं है, जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं उनके लिए ओलंपिक होता है, और जो दिव्यांग प्लेयर होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया ने जो पेरिस पैरा ओलंपिक है उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 7, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 10। तो देखिए भैया, 7 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, 9 सिल्वर मेडल हैं। ठीक है, सिल्वर मेडल कितने हैं, 9 हैं। और 29 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से क्या 7 आपके गोल्ड हो गए, 9 आपके सिल्वर हो गए, है ना, और 13 आपके ब्रॉन्ज हो गए। ठीक है, इंडिया की ओवरऑल रैंक जो थी वो 18वीं थी ओवरऑल, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में 18वीं रैंक थी इसकी। चाइना जो था इसमें फर्स्ट रैंक पे था। ठीक है, चाइना की फर्स्ट रैंक थी पेरिस पैरा ओलंपिक में। पेरिस देखिए आपका फ्रांस के अंदर है ना, फ्रांस के अंदर है, और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द पेरिस पैरा ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन पेरिस ओलंपिक। देखिए, ऊपर हमने पेरिस पैरा ओलंपिक की बात की है ना, पेरिस पैरा ओलंपिक की, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक की। ठीक है, वहां पर पेरिस पैरा ओलंपिक में कितनी रैंक थी इंडिया की, 18वीं रैंक थी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 19, 71, 72। ठीक है, तो देखिए भैया, 71 रैंक थी इंडिया की ओवरऑल अगर देखा जाए पेरिस ओलंपिक में, है ना। तो भाई, दिव्यांग वाले जो खिलाड़ी थे, मतलब पैरा ओलंपिक में हमारे जो एथलीट्स थे, उन्होंने बढ़िया बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने 18वीं रैंक इंडिया को दिलवाई है। और यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक में गेम हुए थे भाई, उसमें हमें केवल एक गोल्ड मेडल, सॉरी, यहाँ पर एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिले हमको, है ना, केवल एक सिल्वर मिला है। जो आपके नीरज चोपड़ा साहब थे, उन्होंने सिर्फ एक सिल्वर लाया है। ठीक है, बाकी के आपके ब्रॉन्ज रहे हैं। तो इंडिया की यहाँ पर रैंक क्या है, 71 रैंक है। ठीक है, और देखिए ये 33वें क्रम के थे, 33वें क्रम के थे। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर ये भी हुए थे। 71 रैंक है इंडिया की, गोल्ड 0 यहाँ पर मिला है। पाकिस्तान को 1 गोल्ड मिला था, इसलिए उसकी रैंक हमसे अच्छी है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एक छुआछूत आपने पढ़ा होगा, है ना, तो उसी भैया यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो छुआछूत है ना, उस छुआछूत को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारतीय संविधान है, उसके किस आर्टिकल के अंतर्गत एबोलिश किया गया है। मतलब कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी ऊंची जाति वाला व्यक्ति, जो अपने आप को ऊंची जाति का बताता हो, ठीक है, अगर वो किसी निचली जाति के या पिछड़े जाति के लोगों से भेदभाव करता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, तो उसको भैया सीधे आप सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हैं, है ना, उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, तो ये है भैया आपका 17, है ना। फंडामेंटल राइट जो हमारे मूलाधिकार होते हैं, उन मूलाधिकार में एक 17वां जो हमारा मूलाधिकार है, जिसके अंदर ये जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत को एबोलिश किया गया है, कि मतलब इंडिया के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सभी को समान दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 17वां आर्टिकल लिखा था। ठीक है, और यही एक पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट, एब्सोल्यूट राइट है ना, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं। अगर आपके साथ एज, रेस, है ना, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इनके आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप चले जाएंगे अंडर आर्टिकल 32, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226, है ना, इसके अंतर्गत आप सीधे जाके केस कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये थे आपके नॉन टेक के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्रिंसिपल ऑपरेट्स इन हैमर मिल। आपको बताना है कि जो हैमर मिल होता है, साइज रिडक्शन से क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं जितने भी हमारे साइज रिडक्शन ऑपरेटर्स होते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है एट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है इंपैक्ट, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन। तो नन तो होना नहीं है ना, तो यहाँ पर हैमर मिल है इसलिए आपका इंपैक्ट, है ना, प्रिंसिपल अप्लाई होता है फॉर द साइज रिडक्शन। हैमर मिल जो होता है वो इंपैक्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है फॉर द साइज रिडक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें एट्रिशन और इंपैक्ट, ऐसे कौन से मिल हैं जिनमें ये दोनों प्रिंसिपल काम करते हैं, मतलब कि बोथ प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपके दो ही एग्जाम्पल हैं आपके पास। कौन सा? एक है बाल मिल, ठीक है, और दूसरा है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एट्रिशन एंड इंपैक्ट बोथ आर द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिल। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ अ गिवन मटेरियल इज फाइब्रस इन नेचर, साइज मिल इज प्रेफर्ड। आपको बताना है कि अगर हमारा जो साइज रिडक्शन करने के लिए मटेरियल फाइब्रस इन नेचर है, मतलब कि रेशेदार है ना, तो वहां पर हम कौन सा मिल अप्लाई करेंगे, प्रेफर करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका बाल मिल, दूसरा ऑप्शन है कोलाइड मिल, तीसरा ऑप्शन है फ्लूइड एनर्जी मिल और चौथा ऑप्शन है रोटरी कटर मिल। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, कटर मिल जो होता है ना, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? कटिंग, सीधा सा मतलब कटिंग, है ना, कटिंग प्रिंसिपल इसका हो जाता है। बाल मिल में हमने क्या बताया आपको? एट्रिशन और इंपैक्ट दोनों रहते हैं। ठीक है, एट्रिशन एंड इंपैक्ट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सेम चीज फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर हो जाती है। ठीक है, अगर कोलॉइड मिल की हम बात करते हैं, शियरिंग, है ना, ये प्रिंसिपल आपका अप्लाई होता है फॉर द साइज रिडक्शन। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इनके एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पास्ड इन 1878। अब देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से लिया गया है कि भाई कौन सा आपका एक्ट है जो 1878 में पास किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका ओपीएम एक्ट, दूसरा ऑप्शन है पॉइजन एक्ट, तीसरा ऑप्शन है ड्रग डेंजरस एक्ट और चौथा ऑप्शन है एमटीपी, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, है ना, ओपीएम एक्ट जो था वो 1878 में, जब हमारे पास जितने भी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, है ना, उनका प्रोडक्शन किया जाता था इंडिया में, भर भर के प्रोडक्शन होता था अफीम वगैरह का। लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या टैक्स, मतलब उसके ऊपर टैक्स रहेंगे, इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं थे। ठीक है, इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने ओपीएम एक्ट लॉन्च किया था, और ओपीएम एक्ट के अंतर्गत ही जितनी भी हमारे नार्कोटिक सब्सटेंस थे उनको कंट्रोल किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था। ठीक है, तो 1878 में ये हमारा आया था ओपीएम एक्ट। अगर हम बात करते हैं पॉइजन एक्ट की, तो ये भैया 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में, है ना। ड्रग डेंजरस एक्ट ये 1930 में आया था, है ना, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये 1971 में आया था। ठीक है, इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है आपके 2021 में, 2021 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, है ना। देखिए अमेंडमेंट में बता दे रहा हूं आपको, इसमें हुआ क्या था कि पहले क्या था आपका, अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी रहती थी, है ना, तो केवल एक डॉक्टर के ही कंसल्ट पर, मतलब एक डॉक्टर ही साइन करके मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकता था, प्रेगनेंसी को अबॉर्शन कर सकता था। ठीक है, और दूसरा क्या था कि अगर 12 से 20, मतलब कि 12 वीक से ज्यादा की है प्रेगनेंसी, तो वहां पर दो डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूरी होती थी, है ना, ये पहला था। लेकिन 2021 में इसमें अमेंडमेंट होता है, इसमें क्या हो जाता है कि अब 20 वीक की अगर प्रेगनेंसी है ना, 20 वीक इससे कम है या मतलब 20 वीक तक है, तो वहां पर भाई सिर्फ एक डॉक्टर ही काफी है आपके, मतलब टर्मिनेशन करने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए। ठीक है, और दूसरा अगर 20 वीक से ज्यादा है, 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी रहती है, तो उसका अबॉर्शन करने के लिए यहाँ पर दो डॉक्टर की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुआ है 2021 में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका,
ये भी आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से है। आपसे इसमें कह रहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है आपका एंड देयर रूल्स आर पास्ड इन, आपको बताना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड उसके रूल कब पास हुए थे। पहला ऑप्शन है आपका 1940 एंड 1941, दूसरा ऑप्शन है 1941 एंड 1940, तीसरा ऑप्शन है 1945 एंड 1940 और चौथा ऑप्शन है आपका 1940 एंड 1945। तो देखिए भैया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, ये 1940 में आया था, ठीक है। और इसके जो रूल्स थे, ठीक है, इसके जो रूल्स थे ये 1945 में आए थे। तो भाई देख लीजिए 1940 एंड 1945 ये कहां पर है, तो ये आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, है ना, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका हिपैरिन इज केमिकली, आपको बताना है कि जो हिपैरिन होता है वो केमिकल नेचर उसका क्या होता है ना, केमिकली उसका कैसा नेचर होता है। पहला ऑप्शन है आपका फैटी एसिड होता है या लिपिड होता है, प्रोटीन इन नेचर होता है, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट होता है और चौथा ऑप्शन है हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है। तो जो भैया हिपैरिन है ना, ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जितने लोग कार्बोहाइड्रेट लगा देंगे उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे भैया दिया गया है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ये बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। आपको एग्जाम में बेस्ट करेक्ट ऑप्शन जो दिया होता है उसको चूज करना होता है ना। ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है। उसमें जैसे होता है आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर भी दो क्लासेस हैं आपकी, है ना। पॉलीसैकेराइड के अंदर दो क्लासेस हैं, कौन कौन सी? एक है आपका होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, और दूसरा है आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है आपका क्या? हिपैरिन। ये आपके आरआरबी का जो पिछले इससे पहले पेपर हुआ था उसमें आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में ही ये पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आपके पूछे जाना एकदम कंफर्म है, ओके। और होमोपॉलीसैकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो होमोपॉलीसैकेराइड में कौन कौन से एग्जांपल? तो इसका एग्जांपल हो जाते हैं आपके सेलुलोज, है ना, दूसरा है स्टार्च, स्टार्च जो कि प्लांट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है आपका, ठीक है। और इसका तीसरा एग्जांपल है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। तो ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपके हिपैरिन के बारे में। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका Which one of the following is reducing disaccharide sugar? देखिए भैया इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जितने भी प्रोटीन है ना, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, और बहुत सारे से ओसाजोन फॉर्मेशन वगैरह है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कीजिएगा, है ना, क्वेश्चन देख के जरूर जाना इसके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर? पहला ऑप्शन है आपका लैक्टोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बोथ ए एंड बी, है ना। सुक्रोज जो है भैया ये आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और जितनी भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है क्या करती हैं? ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं देती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी शुगर ओसाजोन को फॉर्म नहीं करती है। ओसाजोन फॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं। तो जितनी भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो हमें ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, आपको बताना है कि जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है? CnH2O का होल एन, ए, या CH2O का होल एन, या बोथ ए एंड बी, या फिर CnH2n+2। तो देखिए ये तो भैया हमने आईपीएससी में पढ़ा होगा कि ये जो मेथेन वगैरह होते हैं, है ना, एल्केन का सिंपल ये फार्मूला है। किसका है? एल्केन का, है ना। वहां पर आपने तीन फार्मूले पढ़े होंगे, एक होता है CnH2n+2, है ना, एक होता है CnH2n, ठीक है, एक होता है CnH2n-2, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हो जाता है आपका एल्केन का, ये हो जाता है आपका एल्कीन का, और ये हो जाता है एल्काइन का, ठीक है, समझ रहे हैं? ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका CnH2O का होलियन या फिर CH2O का होलियन। ये दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, है ना, ये दोनों सही हैं। इसका मतलब आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ये है आपका। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट आपके जो कल क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। माहुआंग इज साइनोनिम्स ऑफ, माहुआंग किसका है? इफेड्रा सिनिका, ठीक है। देखिए इन सबको हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन ऐसे ही रिवाइज करवा रहे हैं,
ठीक है। द टर्म एल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय, तो ये थे आपके डब्ल्यू मिशनर। सी एस हिटलर ने क्या किया था, ये भैया ओवरऑल फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। सी के कोटाटे क्या है, ये इंडियन फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी हैं। ग्रिफिन ने क्या किया था, ये एचएलबी स्केल दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि मेयर रिएजेंट क्या कंटेन करता है। तो भाई जो मेयर रिएजेंट में हमने क्या बताया था, एम फॉर मेयर और एम फॉर मर्क्यूरिक, है ना। तो ये भैया रहता है, ठीक है। तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन ये कंटेन करता है। इसको हमने वेल एक्सप्लेन किया है आपके पिछले लेक्चर में, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कैफीन एल्कलॉइड। आपको बताना है कि कैफीन एल्कलॉइड किसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है। तो पहला ऑप्शन है विटालिमोरिन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है मुरेक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मेयर और चौथा ऑप्शन है मिकोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। मेयर जनरल एल्कलॉइड टेस्ट होता है। हमें क्या बताया था आपको, DMW है ना। डी मतलब ड्रैगनड्रॉफ, एम मतलब मेयर, डब्ल्यू मतलब वैगनर और एच मतलब हैगर। ये जनरल एल्कलॉइड के लिए टेस्ट होते हैं। मिकोनिक एसिड टेस्ट जितनी भी ओपीएम वाली ड्रग होती हैं उनको हम ओपीएम के लिए मिकोनिक एसिड टेस्ट करते हैं, ठीक है। और मुरेक्साइड टेस्ट आपका कैफीन के लिए हो गया। विटालिमोरिन टेस्ट जो है ये ट्रोपेन एल्कलॉइड जितनी भी ड्रग होती है उनके लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिनोडा टेस्ट परफॉर्म फॉर द डिटेक्शन। आपको बताना है कि जो सिनोडा टेस्ट होता है किसके डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो इसका एक सही ऑप्शन है फ्लेवेनॉइड, है ना। ग्लाइकोसाइड के लिए हमने दो टेस्ट बताए थे आपको, एक बताया था बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट और दूसरा बताया था मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, ठीक है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। और सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए हमने दो टेस्ट बताए थे आपको, एक था आपका हेमोलिटिक टेस्ट और दूसरा था फोम टेस्ट, है ना, फोम टेस्ट। और एल्कलॉइड के लिए तो हम फिर से आपसे बता रहे हैं कि भैया आपको बीएमडब्ल्यू की जगह क्या पूछना है, बीएमडब्ल्यू है कि नहीं है ना। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल आर रिलेटेड टू कार्डिक ग्लाइकोसाइड एक्सेप्ट। आपको बताना है कि जितने भी ऑप्शन है आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड से रिलेटेड हैं एक्सेप्ट आपको बताना है। तो देख लीजिए भाई, पहला ऑप्शन है बालजेट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लीगल टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है किलर क्लैनी और चौथा ऑप्शन है बॉन्ड टाइगर टेस्ट। तो भैया ये एक्सेप्शन है आपका, है ना। एक्सेप्ट जब भी क्वेश्चन में आया आप उसको पहले मार्क कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बॉन्ड टाइगर हमने बताया था आपको किसके लिए है, ये ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। और यहाँ पर ये तीनों टेस्ट जो होते हैं ये आपके किसके लिए होंगे, ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड के लिए होते हैं। जिसमें से किलर किलानी टेस्ट है जो, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस शुगर को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर डी ऑक्सी जो शुगर होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए किलर किलानी टेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is characteristic test for the tropane alkaloid? बताने की जरूरत है, विटालिमोरिन टेस्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is application of tannins? Tannins का यूज क्या होता है, यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक, दूसरा है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया और चौथा है लेदर एंड पेंटिंग इंडस्ट्री। तो भैया ये करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। टैनिंग मतलब टैनरीज, जो चमड़ा फैक्ट्री होती है उसमें यूज किया जाता है इसका ज्यादातर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, डिजिटैलिस इज मस्ट बी ड्राइड एट और नॉट मोर देन, है ना। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है नॉट मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे ज्यादा के टेम्परेचर पे हम इसको वो करेंगे तो इसके जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाता है। किसका, डिजिटैलिस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, डिजॉक्सिन वगैरह होता है ना। डिजॉक्सिन है, डिजिटॉक्सिन है, जिटलॉक्सिन है, इन सभी एंजाइम्स की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं केमिकल्स और फिर इसकी कार्डियोटोनिक एक्टिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। ये सब कुछ हमने डीपली डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन करवा दिए आपको। अगर फिर भी आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी क्वेश्चन से कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स। थैंक यू।